हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टू टारगेट में। आज हम देखेंगे यूपी टेट के लिए एसएसटी जो आपके पेपर 2 में पूछी जाती है, 60 नंबर की पूछी जाती है। तो जितने भी एमसीक्यू हैं एसएसटी के सभी आपको करवा रहे हैं। तो जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आगे की क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। और देखिए, इस टॉपिक से 30 क्वेश्चन आपको कल करवा चुके हैं, तो उसको ज़रूर जाके देख लीजिए। आपको देखिए प्ले लिस्ट में मिल जाएगी सभी क्लासेस। और देखिए आज 30 क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। तो देखिए चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, सजदा घुटनों पर बैठकर सिर झुकाना और पाबोस सुल्तान के पैर चूमना की प्रथा किस सुल्तान ने शुरू की थी? तो सजदा घुटनों पर बैठकर सिर झुकाना और पाबोस सुल्तान के पैर चूमना की प्रथा किस सुल्तान ने शुरू की थी? तो वह हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन ने शुरू की थी। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, बलबन ने अपने दरबार में सजदा और पाबोस की प्रथाओं को सुल्तान की प्रतिष्ठा और शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए अनिवार्य बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुस्लिम यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वह हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, इब्न बतूता शासनकाल में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था इब्न बतूता। देखिए समझते हैं। देखिए, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। और देखिए, सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने देखिए उसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था इब्न बतूता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? तो वह हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने के लिए देखिए प्रसिद्ध है सुल्तान, तो वह हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी प्रसिद्ध है। देखिए, बाजार नियंत्रण प्रणाली मार्केट कंट्रोल सिस्टम लागू करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी प्रसिद्ध हैं। और देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विशाल सेना के रख रखाव और आर्थिक सुधारों के लिए वस्तुओं की कीमत तय की थी और बाजार के कड़े नियम बनाए थे। तो बाजार सिस्टम के लिए देखिए अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है लागू करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी स्थानांतरित की थी? तो वह हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी स्थानांतरित की थी। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 में अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत के दौलताबाद, जिसे देवगिरी के नाम से जाना जाता है, वहाँ देखिए स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक गुलाम लगभग 1.8 लाख रखने वाला सुल्तान कौन था जिसने दीवान ए बंदरगान विभाग बनाया था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, सर्वाधिक गुलाम रखने वाला शासक था वह फिरोज शाह तुगलक था, जिसने दीवान ए बंदरगान विभाग बनाया था। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, फिरोज शाह तुगलक को दासों और गुलामों का बहुत शौक था। उसने उनकी देखभाल और प्रबंधन के लिए एक अलग विभाग दीवान-ए बंदरगान की स्थापना की थी। देखिए, फिरोज शाह तुगलक को दासों और गुलामों का बहुत शौक था। उसने एक अलग विभाग बनाया था जिसे दीवान-ए बंदरगान कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो वह हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था, तो उस समय का सुल्तान था तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। देखिए, जब मध्य एशिया के क्रूर शासक तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, तब दिल्ली का सुल्तान तुगलक वंश का नसीरुद्दीन महमूद तुगलक नसीर उद्दीन महमूद शाह था। और देखिए, वह तुगलक वंश का एक कमज़ोर शासक था। देखिए, महमूद तुगलक वह तुगलक वंश का एक कमज़ोर शासक था और तैमूर के
आक्रमण के समय वह अपनी राजधानी छोड़कर भाग गया था। देखिए आप लोगों की लाइक की संख्या बहुत कम रहती है, तो प्लीज़ आप लोग देखिए लाइक शेयर कर दिया करिए। और देखिए जितनी भी मेरी एसएसटी की क्लासेस हो चुकी हैं तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, तो उसको जाके ज़रूर देख लीजिए। अगर देखिए पेपर 2 क्लियर करना है तो जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन करवा रहे हैं प्लस सिलेबस के अनुसार अगर आपने कर लिया तो आपका यूपी टेट क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, जितना आपको देखिए पढ़ा रही हूँ सभी पढ़ लेंगे, आपका 100% यूपी टेट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखिए वही करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। वही देखिए सिलेबस के अनुसार आएगा क्वेश्चन आपका, और पीवाईक्यू क्वेश्चन आते हैं और वही आपको करवा रहे हैं। अगर आपने कर लिया तो आपका यूपी टेट क्लियर होना ही होना है। इसलिए देखिए जितना हो सके अच्छे से पढ़िए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए चालीसा दल या तुर्काने चहलगानी का विनाश किस सुल्तान ने किया था, तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, इल्तुतमिश ने। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए गयासुद्दीन बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित चालीसा दल 40 तुर्क सरदारों का समूह की शक्ति को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था, क्योंकि यह दल सुल्तान की सत्ता के लिए एक चुनौती बन गया था। देखिए गयासुद्दीन बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित चालीसा दल को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था, क्योंकि यह दल सुल्तान की सत्ता के लिए एक चुनौती का काम करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश का संस्थापक कौन था, तो वह हो जाएगा बहलोल लोधी था। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश का संस्थापक था तो बहलोल लोधी था। देखिए लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजवंश था जिसकी स्थापना 1451 में बहलोल लोधी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुल्तान ने सिंचाई हेतु नहरों का जाल बिछाने और नए नगरों जैसे हिसार फिरोजाबाद को बसाने का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सिंचाई हेतु नहरों का जाल बिछाने और नए नगरों जैसे हिसार फिरोजाबाद को बसाने का श्रेय दिया जाता है तो फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है। देखिए फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा नहर निर्माता माना जाता है। फिरोज शाह तुगलक सिंचाई के लिए नहरों का एक विस्तृत जाल बिछाया और हिसार फिरोजाबाद और जौनपुर और फतेहाबाद जैसे लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की थी। तो फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा नहर निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के सुल्तानों में से किसने खुद को ईश्वर की छाया जिल ए इलाही कहा था, तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। देखिए बलबन ने कहा था, तो आपका राइट आंसर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए दिल्ली के सुल्तानों में से बलबन ने खुद को ईश्वर की छाया और जिल ए इलाही कहा था। देखिए बलबन का शासनकाल माना जाता है 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक माना जाता है। बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान होने के नाते खुद को जिल ए इलाही ईश्वर की छाया और नियाबाद एक खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अमीर को ही कृषि विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी, तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए दिल्ली सल्तनत के टॉपिक से आपको जितने भी एमसीक्यू महत्वपूर्ण हैं सभी आपको करवा रहे हैं। तो 30 क्वेश्चन करवा चुके हैं और 30 क्वेश्चन आज देखेंगे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके स्कोर कितने बने हैं। देखिए दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अमीर को ही कृषि विभाग की स्थापना की थी तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। और देखिए इसका क्या मुख्य उद्देश्य था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था अकाल के समय किसानों की मदद करना था और खेती योग्य भूमि का विस्तार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था, तो अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था, तो वह हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आज आपकी 8 तारीख हो गई है, तो जितना हो सके देखिए अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए ताकि आपका यूपी टेट क्लियर हो जाए। नहीं तो देखिए आपका एग्जाम आ जाएगा और आप अच्छे से नहीं पढ़े रहेंगे तो अच्छा स्कोर नहीं आएगा आपका। देखिए आपको 90+ लाना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो जिन्हें तूतीय हिंद कहा जाता है किस सुल्तान के दरबारी कवि थे? तो प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो जिन्हें तूतीय हिंद कहा जाता है किस सुल्तान के दरबारी कवि थे? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, प्रसिद्ध विद्वान और कवि अमीर खुसरो जिन्हें तूतीय हिंद या हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है वह मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। देखिए, जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने कर लिया, देखिए आपका 100% यूपी टेट क्लियर होना ही होना है। बस आपको देखिए ईमानदारी से पढ़ना होगा। जितने भी देखिए क्वेश्चन करवा रहे हैं उसको पढ़िए। देखिए, आपको PDF मिल जाएगी, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और वहाँ से देखिए जितना हो सके उस PDF को पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में बारीद किसे कहा जाता था? तो सल्तनत काल में बारीद किसे कहा जाता था? तो वह हो जाएगा गुप्तचर विभाग का अधिकारी को देखिए दिल्ली सल्तनत में देखिए बारीद कहा जाता था। देखिए, सल्तनत काल में बारीद गुप्तचर विभाग का अधिकारी को कहा जाता था। ये विभाग दीवाने बारीद राज्य की सूचनाएं और खुफिया खबरें सुल्तान तक पहुंचाने का काम करते थे। और देखिए, बारीद मुमालिक इस विभाग का मुख्य अधिकारी होता था। तो बारीद मुमालिक इस विभाग का मुख्य अधिकारी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो जजिया कर लगाने वाला कौन सा सुल्तान था? तो वह हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था और इससे पहले ब्राह्मणों को इस कर से मुक्त रखा जाता था। देखिए, इससे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया जाता था, जजिया कर से मुक्त रखा जाता था ब्राह्मणों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब उल हिंद तहरीक ए हिंद पुस्तक की रचना किसने की थी? तो वह हो जाएगा अल बरूनी ने। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, किताब उल हिंद तहरीक ए हिंद पुस्तक की रचना की थी तो अल बरूनी ने की थी। देखिए, अल बरूनी ने 1100 ईस्वी शताब्दी में किताब उल हिंद लिखी थी जिसमें उन्होंने भारत के धर्म, दर्शन, खगोल विज्ञान और देखिए सामाजिक रीति रिवाजों का विस्तृत वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी? तो वह हो जाएगा बलबन ने। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बलबन ने देखिए लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी। देखिए, बलबन दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश ममलुक वंश का 9वां शासक था। और देखिए, गैसुद्दीन बलबन ने विद्रोहियों और विरोधियों को कुचलने के लिए रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। तो बलबन ने देखिए विद्रोहियों और विरोधियों को कुचलने के लिए यह नीति अपनाई थी। और देखिए, इस नीति का उद्देश्य था सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को बढ़ाना था और राज्य में कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। देखिए, अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और इसका निर्माण कब हुआ था? तो देखिए, इसका निर्माण 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के आदेश पर करवाया गया था। और देखिए, माना जाता है कि इसे एक भव्य संस्कृत विद्यालय सरस्वती कंठाभरण महाविद्यालय को तोड़कर बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में दीवान-ए-खैरत-दान विभाग की स्थापना किसने की थी? तो वह हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में दीवान-ए-खैरत-दान विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। देखिए, दिल्ली सल्तनत में दीवान-ए-खैरत-दान विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और देखिए, इस विभाग का उद्देश्य था अनाथों, विधवाओं और गरीब मुस्लिम लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना था। तो इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा यानी तांबे के सिक्के
चलाने का असफल प्रयोग किया था? तो किस सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा यानी तांबे के सिक्के चलाने का असफल प्रयोग किया था? यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329-1330 ईस्वी तक शासन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्कों, टका के स्थान पर तांबे और पीतल के सिक्कों को सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी के रूप में चलाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। और देखिए, बड़े पैमाने पर जाली सिक्कों के बनाने और व्यापार में गिरावट के कारण यह प्रयोग पूरी तरीके से असफल रहा था। देखिए, दिल्ली सल्तनत के टॉपिक से आपको 50 क्वेश्चन करवा चुके हैं। देखिए, कल 30 क्वेश्चन करवा चुके हैं और आज 20 क्वेश्चन करवाए हैं। तो कुल मिलाकर देखिए 50 क्वेश्चन करवा चुके हैं। और यहाँ से देखिए जियोग्राफी के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, पृथ्वी के आकार और महाद्वीपों के अनुपातिक आकार को दर्शाने के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी होती है? तो वह हो जाएगा ग्लोब होती है। देखिए, पृथ्वी के आकार और महाद्वीपों के अनुपातिक आकार को दर्शाने के लिए सबसे सहायक सामग्री जो मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है, तो वह ग्लोब मानी जाती है। देखिए, ग्लोब पृथ्वी का त्रिआयामी 3D प्रतिरूप होता है जो पृथ्वी के वास्तविक आकार, झुकाव और महाद्वीपों व महासागरों के अनुपातिक आकार को सटीक रूप से दर्शाता है। देखिए, ग्लोब पृथ्वी का त्रिआयामी 3D प्रतिरूप होता है जो पृथ्वी के वास्तविक आकार और झुकाव को दर्शाता है सटीक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का लगभग 95 कोयला किन चट्टानों से प्राप्त होता है? तो भारत में लगभग 95% कोयला किन चट्टानों से प्राप्त होता है? तो वह हो जाएगा गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का लगभग 95% कोयला देखिए गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? तो वह हो जाएगा नर्मदा नदी निकलती है। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अमरकंटक की पहाड़ियों से मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। इसके अलावा यहाँ से सोन और जोहिला नदियाँ भी निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सभी लोगों को बताना है, तो इसका राइट आंसर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? तो वह हो जाएगा ललितपुर हो जाएगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है तो क्षोभ मंडल होती है। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्षोभ मंडल होती है तो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत घनी परत होती है जिसमें हम सांस लेते हैं और मौसम संबंधी लगभग सभी घटनाएं जैसे बादल, बारिश और ओलावृष्टि इसी परत में होती है। तो मौसम संबंधी घटनाएं जितनी भी होती हैं तो वह क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूर्योदय होता है? तो वह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में देखिए अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले होता है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, इसलिए यहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है। देखिए, आप लोग सेशन को लाइक शेयर नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप लोग देखिए लाइक शेयर कर दिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो वह हो जाएगा काली मिट्टी होती है, रेगुर मिट्टी होती है। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, काली मिट्टी में महीन मिट्टी के करोड़ की प्रधानता होती है जिससे इनमें नमी को लंबे समय तक बनाए रखने की अद्भुत क्षमता होती है और देखिए जो कपास की फसल के लिए बेहद ज़रूरी होती है। काली मिट्टी पोषक तत्वों की प्रचुरता होती है, तो काली मिट्टी में पोषक तत्वों की प्रचुरता पाई जाती है। यह मिट्टी कैल्शियम, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है?
तो मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह हो जाएगा असम राज्य में स्थित है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत के देखिए असम राज्य में स्थित है। देखिए मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो अपनी अनूठी जैव विविधता, बाघ परियोजना, हाथी अभयारण्य और असम की रूफ्ड कछुए जैसी लुप्त प्रजातियों के लिए जाना जाता है। और देखिए यह भूटान की सीमा के पास हिमालय की तलहटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वह हो जाएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए जितने भी लोग यूपी टेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एसएसटी क्लासेस डेली चलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितनी भी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, उसको सभी देखिए। तो देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो कौन कौन से हैं वह? तो गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा और छत्तीसगढ़ हो जाएगा। देखिए झारखंड और पश्चिम बंगाल हो जाएगा और त्रिपुरा हो जाएगा और मिजोरम हो जाएगा। तो कर्क रेखा देखिए भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और देखिए 30 क्वेश्चन इसी टॉपिक से दिल्ली सल्तनत से करवा चुके हैं, तो उसको जाके प्ले लिस्ट में ज़रूर देख लीजिए। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और देखिए अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए ताकि देखिए आपकी एक सीट पक्की हो सके।